यस, चैप्टर 1, नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। पूरे ही चैप्टर का नाम लिख लो, बट इसमें 5 से लेकर 6 टॉपिक हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है मॉड्यूलो अरिथमेटिक। और एक और बात है कि पांचों छह टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ये चैप्टर 1 एंड 2 मिलाकर यूनिट 1 बनाता है। देखो बुक के शुरू में यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले ही पेज पर। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मिलकर यूनिट 1 बनाएगा, और यूनिट 1 11 मार्क्स की है। तो जब हम चैप्टर 1 एंड 2 दो चैप्टर कर लेंगे तो 80 में से 11 मार्क कवर हो जाएंगे। कैलकुलस के बहुत सारे चैप्टर हैं और वो मिला के केवल 15 नंबर का है, बट जिसको 80 आउट ऑफ 80 चाहिए तो उनको तो कैलकुलस में भी बहुत शिद्दत से करना पड़ेगा। वरना कुछ जो स्टूडेंट्स केवल पासिंग मार्क्स चाहते हैं वो क्या करते हैं कि 80 में से इतने सारे चैप्टर कैलकुलस के, भी मैं बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर हैं, इतने सारे चैप्टर 15 नंबर के, मेहनत ज्यादा है, तो वो लोग क्या करते हैं केवल 65 की तैयारी कर लेते हैं। बट हम हर चैप्टर को फुल शिद्दत से करने वाले हैं। ठीक, तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 करके आपके 80 में से 11 मार्क्स तैयार हो जाएंगे। चैप्टर 1 का सबसे पहला सब टॉपिक है मॉड्यूलो अरिथमेटिक। इसमें अब ये इतना बड़ा पैराग्राफ जो मैं बता रही हूँ वो आप अपने नोट्स में, और जिन्होंने 11वीं में मेरे कहने से फॉर्मूला नोटबुक बनाई थी, प्लीज घर जाके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उस नोटबुक में ऐड कर लेना। हम लोग, आप लोग तो नए हो, हम लोगों ने 11वीं में ना नोटबुक बना ली थी, उसमें सारे फॉर्मूला सारे डेफिनेशन डाल दिए थे। आगे सीयूटी में या हम कोई भी एग्जाम क्रैक करते हैं तो वो नोटबुक हमें हमेशा काम आती है। मॉड्यूलो अरिथमेटिक लिखिए मेरे साथ, फिर एग्जाम्पल दूंगी। व्हेन वी डिवाइड इंटीजर ए बाय इंटीजर बी, जो कि 0 नहीं होना चाहिए, वी हैव a is equal to bq plus r, where q and r both are integers and r lies between 0 and mod b, मॉडुलस b। अभी मैं क्लियर करूंगी, एक एक वर्ड क्लियर करेंगे। स्मॉल a को डिविडेंड कहते हैं, सब पढ़ा हुआ है, भाषा बदल दी। स्मॉल b को डिवाइजर कहते हैं, q को कोशेंट और r को रिमाइंडर। 16 को फॉर एग्जाम्पल 5 से डिवाइड किया, सुनिए, कॉपी कर लीजिएगा, पूरा मौका दूंगी कॉपी करने के लिए। तो आप क्या लिखोगे 16 को? 5 इंटू 3 प्लस 1। छोटी क्लासेस में पढ़ा था, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, ऊपर ये कोशेंट होता है, और ये 1 जो नीचे बचता है ये रिमाइंडर होता है। तो कुछ भी तो नया नहीं है, बस इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख दिया है, वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। और इसको कुछ बोलते थे 8th 9th में, इसका कुछ नाम है, कोई रिकॉल करो नाम। आद्विका, आपको कुछ नाम रिकॉल आ रहा है इसका? कोई तो बोलो। डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स में आता था, छोटी क्लासेस में भी था, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं इसको। तो जब भी डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर दे तो वो नंबर आ जाता है जिसको डिवाइड किया, और उस नंबर का नाम डिविडेंड। ये तो ना कराऊं बार बार, इसको डिविडेंड बोलते हैं, ये पूछेगा भी नहीं कोई। अब ये मॉड्यूलो अरिथमेटिक में ये सब क्यों पढ़ा? मॉड्यूलो अरिथमेटिक रिमाइंडर से डील करती है। तो यदि आपसे कोई कहे ए मॉड्यूलो बी,
क्या होगा, तो जो रिमाइंडर होगा वो आप आंसर देंगे। तो कोई आपसे कहे 14 मॉड्यूलो 5 क्या होगा, हमें क्वोशंट से कुछ लेना देना नहीं है, क्वोशंट से कुछ लेना देना नहीं है। 5 टू जा 10, रिमाइंडर इज 4, 4 विल बी द आंसर। तो इसमें यदि आपसे कोई पूछे 16 मॉड्यूलो 5 क्या होगा, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, क्यू का कोई रोल नहीं है मॉड्यूलो अरिथमेटिक में, तो आंसर विल बी 5 3 जा 15, आंसर विल बी 1। तो आपको जस्ट आगे रिमाइंडर लिख देना है, तो आपने 16 मॉड्यूलो 5 का आंसर बता दिया। इसको बोलते, लिखते मॉड है, बोलते मॉड्यूलो है। 16 मॉड्यूलो 5 और 16 मॉड 5 भी बोलोगे तो भी ओके है, क्योंकि बोलने के प्रोनाउंसिएशन के तो मैथ में मार्क्स नहीं जा रहे हैं, बट ठीक बोले तो ज्यादा बेटर है। 16 मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर इज द आंसर। अब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्लॉक। ये हर 12 के बाद रिपीट होती है। मतलब यदि हमसे कोई कहे 15 15 15 यदि बज रहे हैं, 15 बजने का क्या मतलब है, घड़ी में तो 15 है ही नहीं, क्या मतलब है, 12 के बाद दोबारे डिवाइड, 12 के बाद दोबारे वही नंबर शुरू हो जाते हैं, तो 15 मॉड्यूलो 12 निकाल लो, कितना आएगा 15 मॉड्यूलो 12, 3, 3 रिमाइंडर। तो यानी 15 बजे का मतलब क्या है, 3 बज रहे हैं। ये वाली क्लॉक तो हमें सबको आती है देखनी। 15 आवर्स बोलते हैं जिसको, 1500, 1500 आवर्स का क्या मतलब होता है, 3 बज रहे हैं, है ना। यदि आपको पता लगाना है कि मान लो अभी बज रहे हैं 6 AM, 6 AM, अब मैं आपसे पूछ रही हूं, जरा बता दो मुझे 200 घंटे बाद क्या बजेंगे। ओ भाई, मैं यदि सिंपल कैलकुलेशन करने लगूं, 24 घंटे के बाद फिर 6 बज जाएंगे, 24 घंटे के बाद फिर 6 बज जाएंगे, 24 घंटे के बाद फिर 6, तो मैं क्या पता करने की कोशिश कर रही हूं, इस 200 में 24 कितनी बार आएगा। छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 49 घंटे बाद क्या बचेगा। तो मैं ये पता करने की कोशिश करूंगी कि इसमें 24 कितनी बार आएगा, क्योंकि हर 24 घंटे के बाद सुबह के 6 ही बज जाएंगे, है ना। तो 24 टू जा 48, क्या बचा, एक रिमाइंडर बचा, तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे 7 o'clock, 7 AM। 49 आवर्स बाद 7 AM। अब लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, 49 मॉड्यूलो 24 इज इक्वल टू 1, इसलिए 48 घंटे, 49 घंटे बाद 7 AM हो जाएगा। तो जो मैंने वो इतनी बड़ी डिजिट दी थी, बड़ी डिजिट ही देंगे, वो छोटी डिजिट नहीं देंगे। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है बोर्ड्स में, कि आपको कोई भी टाइम दे दिया और आपसे कहा 500 घंटे बाद कितना बजेगा, तो आप क्या करने वाले हैं, आप निकालने वाले हैं 500 मॉड्यूलो 24, कि जैसे 49 में से 24 इंटू 2, 24 दो बार निकल गया, रिमाइंडर 1 आया, तो हम घूम फिर के 7 पे आ गए, क्योंकि हर 24 घंटे बाद उतना ही बजना है। इज दैट ओके। अभी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कोई बात नहीं, अभी हमें फिलहाल इस पे कॉन्सेंट्रेशन पे करना है। 16 मॉड्यूलो 5 द आंसर विल बी द रिमाइंडर, 16 modulo 5 the answer will be the remainder, 49 modulo 24 we will divide 49 by 24 and remainder will be the answer। quotient का कोई रोल नहीं है। देखो कॉपी करो, क्या क्या कॉपी करना चाह रहे हो, नोट्स प्रॉपर होंगे तो अच्छा है, जब हम बेसिक रिवाइज करते हैं तो बड़ी अच्छा। हाँ, एक मिनट बेटा, बस ये और सुन लो, ये क्या है, Q एंड R आर द इंटीजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर दोनों इंटीजर होते हैं, है ना। लेकिन ये जो रिमाइंडर है ये जीरो तो हो सकता है, कब हो सकता है जीरो बताओ, 15 मॉड्यूलो 5, रिमाइंडर विल बी जीरो, रिमाइंडर जीरो तो हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर बी के इक्वल, अच्छा ये मॉडुलस क्यों लगाया अभी बताती हूँ। यहाँ पे मेरा इक्वल क्यों गायब है, मेरा यहाँ पे इक्वल क्यों गायब है, क्योंकि यदि मैं 15 से 5 से करूंगी तो मैं कभी भी 5 टू जा 10 नहीं चलाऊंगी कि रिमाइंडर इसके इक्वल आ जाए। यदि रिमाइंडर इसके इक्वल आ रहा है तो एक ज्यादा जा चलाओ ना, मैं 5 3 जा 15 लूंगी, मैं 5 टू जा 10 लूंगी ही क्यों। तो कभी आपने देखा है रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल, तो कभी देखा है, ये तो बचपन जब डिवीजन सिखाते हैं थर्ड फोर्थ को, क्या कहते हैं छोटे से बच्चे को, कि बेटा रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। पॉलिनोमियल में क्या सिखाया आपको, जब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम होगी। डिवाइजर क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर या तो आपका लीनियर होगा या कांस्टेंट होगा, 0 डिग्री, है ना। तो ये इसलिए यहाँ पे गलती से भी कभी ये एजर्शन रीजन में दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, इक्वल टू लगा के बच्चा ट्रू लिखाता है।
फॉल्स हो जाएगा। रिमाइंडर कभी भी बी के इक्वल नहीं हो सकता। मॉडुलस क्यों है ये समझाती हूँ। कभी कभी डिवाइजर नेगेटिव भी होगा, -5 से डिवाइड करो, अभी कराऊंगी ऐसे क्वेश्चन। डिवाइजर कभी कभी ये बी नेगेटिव भी होगा, तो मैं रिमाइंडर को -5 से छोटा नहीं लूंगी, -5 के मॉडुलस 5 से छोटा लूंगी। यानी रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जीरो और मॉडुलस बी के बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल बी है -5, तो रिमाइंडर किस किस के बीच में होगा, 0 और मॉडुलस 5 के बीच में होगा। यानी रिमाइंडर विल बी आइदर 0 और 1 और 2 और 3 और 4। 5 नहीं हो पाएगा कभी भी, इसलिए मॉडुलस लगाना जरूरी है। मान लो यहां से हम मॉडुलस ना लगाएं और डिवाइजर बी है -5, तो ये कुछ अटपटा नहीं हो गया मैथ में, 0 और -5 के बीच में भी नंबर होते हैं, उधर 0 इधर -5। इधर हमेशा छोटा नंबर आता है जब आप इनइक्वालिटी लिखते हो। यदि आप कह रहे हो x लाइज बिटवीन 3 and 6 एंड x इज एन इंटीजर, तो आप क्या क्या वैल्यू दोगे x की, 4 and 5। इधर हमेशा छोटा नंबर होता है और इधर हमेशा बड़ा नंबर होता है, तो ये तो बहुत ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा यदि b की वैल्यू -5 हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे मैथमेटिशियंस ने मॉडुलस लगाया है। रिमाइंडर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर क्यों नहीं बोला, क्योंकि 0 भी तो हो सकती है ना रिमाइंडर की वैल्यू, और 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो रिमाइंडर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर। क्यू के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोशेंट नेगेटिव भी हो सकता है। अभी मैं आपको 4 ऐसे एग्जाम्पल दूंगी जिनमें ए और बी दोनों को पॉजिटिव लूंगी, एक बार ए को नेगेटिव बी को पॉजिटिव लूंगी, एक बार ए को पॉजिटिव बी को नेगेटिव, एक बार ए और बी दोनों नेगेटिव लूंगी। तो आप क्या नोटिस करोगे चारों एग्जाम्पल में, कोशेंट कुड बी एनी ऑफ द इंटीजर, बट रिमाइंडर हमेशा 0 पॉजिटिव होगा और 0 और मॉडुलस बी के ऑलवेज बीच में होगा। अभी करते हैं 4 एग्जाम्पल ऐसे। तो मैं जरा रुकने के बाद इस पर वापस आ गई थी क्योंकि मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था। क्लियर है ना बिल्कुल, दोबारे पूछो बेधड़क, दोबारे बोलूं एक बार, चलो एग्जाम्पल से क्लियर करूंगी। अब नोट करिए जिसका जो जो भी नोट करना है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख दो 7 AM। हम एग्जाम में पहले ये वाला स्टेप कर लेंगे और फिर एग्जामिनर को कह देंगे कि 6 में 49 घंटे बाद सुबह के 7 बजेंगे, और एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने मॉड्यूलर 24 निकाल के पता किया है कि 7 बजेंगे। दिन चेंज हो जाएगा बट टाइम क्लॉक में 7 o'clock होगा। मंडे का वेडनेसडे हो जाएगा बट टाइम 7 o'clock होगा। लेफ्ट साइड रब कर सकती हूँ अब तो मैं। चलो अब वो 4 एग्जाम्पल करते हैं जिनमें बारी बारी से केस 1 दोनों के दोनों पॉजिटिव, 42 मॉड्यूलो 13 का आंसर। केस 2 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। केस 3 ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। एक रिक्वेस्ट है, फिलहाल बुक बंद कर लो, बोर्ड से लिखो। इसमें मुझे कुछ जज करना है कि डिवीजन में मुझे कितनी क्लियरिटी देनी है। दोनों के दोनों नेगेटिव। अब मुझे इन 4 केस में रिमाइंडर निकालना है। पहले आप कोशिश करो, यदि आपने सही बता दिया तो मजे ही मजे।
हाँ, फर्स्ट का आंसर आपने बताया 3। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट क्यों इजी है चारों में? दोनों पॉजिटिव है, तो बच्चों का खेल हम। -42 डिवाइड 13, 3 ही आ रहा है। किसी और का? सबका 3 आ रहा है। नहीं, अभी समझाऊंगी, अभी समझाऊंगी। ये दो बताओ। बुक बुक सबकी बंद है ना? वरना बुक में से हिंट मिल जाएगा बेटे, हम सीख रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। गलत हो गया कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, मैं खड़ी तो हूँ। और बेटा अभी अभी अजूर क्या कहा मैंने? रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव रिमाइंडर देना तो मजा सा नहीं आया। रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मुझे ना ये सिखा देना चाहिए, वरना आगे नेगेटिव में तुम पजल होगे। तो नेगेटिव वालों में ही दिक्कत आती है। दोनों पॉजिटिव है तो बहुत इजी है डिवीजन। आद्विका तुम बोलोगे इसका आंसर? देखो, आप जब थर्ड यहाँ 42 है, तो आप 13 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो 42 के लेफ्ट में हो और नियरेस्ट हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सिखाते हो छोटे बच्चे को? 13 फोरजा क्यों नहीं गया? 13 थ्रीजा ही क्यों गया? 13 फोरजा 42 के राइट में आ जाता, बड़ा हो जाता। मैंने नंबर लाइन इसलिए ली, नेगेटिव नंबर को प्लॉट करने में आसानी होती है। तो आपने 13 थ्रीजा ही क्यों, 13 टूजा क्यों नहीं चलाया? ज्यादा तो यानी मेरी बातें वाजिब है क्या? 42 के लेफ्ट में हो, नियरेस्ट हो, आपने ऐसा चलाया। आ जाओ इधर, -42। तो प्लीज 13 से ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो जो इसके लेफ्ट में हो, नियरेस्ट हो। फोरजा, 13 फोरजा पॉजिटिव, पॉजिटिव इसके लेफ्ट में, लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में हो और नियरेस्ट हो। -42, -52, माइनस लेफ्ट में हो। ये तो मैंने ऐसे ही नंबर लाइन बनाई है। हाँ, क्या जा चलाऊं? सिंपल मैथ कर रहे हैं, मजा आना चाहिए। 13 क्या जा चलाऊं? -42 के लेफ्ट में हो, नियरेस्ट हो, फोर्थ क्लास का कॉन्सेप्ट। -4, -3, -3 -39 तो राइट में है बेटा। -4 करके देखते हैं। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, -52। अब देखो, -4 -52 आया, -3 इधर आ रहा है ना? तो -5 तो और इधर जाएगा। तो अब सही चलाया हमने। अच्छा, अब एक बात बताओ, 42 और 39 को क्या किया? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट किया। और इसमें आपने क्या सीख रखा है? सब्ट्रैक्ट करते हुए नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। -42 +52, तो इसका करेक्ट आंसर 10 है। अच्छा, चेक कर लो, क्या ये रिमाइंडर मॉडुलस बी से छोटा है? मॉडुलस बी इज 13, क्या ये रिमाइंडर 0 और 13 के बीच में है? यदि रिमाइंडर 14 या 15 आ जाता तो हम गलत है। करी तो हमने शर्तें याद, ये शर्तें इसीलिए तो याद की है। चलो, अब यदि वाकई इंटरेस्ट डेवलप हुआ है तो नेक्स्ट टू बताना। पहले केस टू करो। आराम से, कोई हबड़ तबड़ नहीं। सीख रहे हैं, नेगेटिव का कभी गलत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? लेफ्ट में हो और नियरेस्ट हो। कोशेंट कुड बी नेगेटिव, कोशेंट कुड बी नेगेटिव।
थर्ड का आंसर थ्री। थ्री। कुछ और किसी का? फोर्थ का? अभी थ्री किया है, कोई बात नहीं। सबका थ्री है। दिक्कत हो रही है, दिक्कत आ रही है। थ्री आ गया। चलो, हम फेयर में कर रहे हैं। 42 डिवाइडेड बाय -13। -13। बेटे नंबर लाइन बड़ी जादुई चीज है, कमाल की चीज है ये नंबर लाइन। ये मैंने 10-10 ले लिए, कोई बात नहीं, 10-10 का गैप ले लो, दो दो एक एक का गैप ले लो। -13 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 42 के लेफ्ट का आंसर आए और नियरेस्ट आए। यस, -3। क्यों? मल्टीप्लाई करके 39 हो जाएगा, और 39 इसके नियरेस्ट है। अब सब्ट्रैक्ट करना है। रिमाइंडर इज 3। ये नंबर लाइन बड़ी कमाल की चीज है, रफ में बनाना, किसी को पता ना चले नंबर लाइन देख रहे हैं हम। छोटे क्लास का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि जो भी मल्टीप्लाई करके आए वो लेफ्ट में हो और नियरेस्ट हो। केस 4 का 3। थ्री इज रॉन्ग। समझाने में कहाँ कमी हो रही है? आ जाओ, ये रही नंबर लाइन। -13 को किससे मल्टीप्लाई करूं -42 के लेफ्ट आए? थ्री से। थ्री से। हाँ, तो -39 लेफ्ट में है तो नहीं? फोर। लेफ्ट का मतलब होता है उल्टा हाथ। उल्टे हाथ। आदमी का क्या बोला? फोर। फोर्जा कितना आ रहा है? दो का आंसर 3 आया, दो का आंसर 10 आया, बट यदि हम डिवीजन में, मैं कहाँ कमी हो रही है समझाने में? इन चार केस के बाद बेटे आप लोगों को समझ में आया 10 सेकंड रो को अच्छे से? चलो, अब जो सॉल्व अनसॉल्व होंगे उनमें करके देखेंगे, लेकिन अभी दो केस और लिख लो। ये एजर्शन रीजन वगैरह के लिए बहुत जरूरी है याद करना। यदि ए और बी इक्वल हो जाए तो ए और ए मॉड बी का आंसर ऑलवेज, सोच के देखो, 5 मॉड 5, 6 मॉड 6, 7 मॉड 7, 0, 6 वन जा 6, रिमाइंडर 0, 7 मॉड 7, 7 वन जा 7, रिमाइंडर ऑलवेज 0। तो ये असर्शन रीजन के लिए डायरेक्ट 0 लिखेंगे, डिवाइड क्या करके देखेंगे। लिख लो एग्जाम्पल, 4 मॉड 4 इज 0। ये एक स्पेशल केस। अब दूसरा स्पेशल केस, ये तो वाकई स्पेशल केस है। ए लेस देन बी हो तो ए मॉड बी क्या होता है? ये बहुत कम बता पाएंगे, बिना बुक खोले कोई बताए। यदि ए लेस देन बी है तो ए मॉड बी ऑलवेज पक्का एक ही आंसर आता है। जैसे इसमें पक्का 6 मॉड 6 0, 7 मॉड 7 0, 8 1। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। 5 मॉड 7, ए बी से छोटा, 5 7 से छोटा, 0 0। पॉइंट बेटा इंटीजर्स की बात हो रही, इंटीजर्स में पॉइंट कैसे लगेगा? क्या बताया था? थ्योरी खोलना, क्यू एंड आर। क्या है क्यू एंड आर? बी होगा आंसर, बी 7। ए होगा 7 0 जा 0। देखो बेटा, 7 वन जा भी क्यों नहीं चल पाया? 7 वन जा क्यों नहीं चल पाया? 7 वन जा 7, 5 से बड़ा हो जाएगा। क्या है डिवीजन का फोर्थ क्लास का कॉन्सेप्ट? कि 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं, यहां जो नंबर आए वो 5 के
लेफ्ट में हो, नियरेस्ट हो, तो 0 ही तो एक ऐसा नंबर आएगा लेफ्ट में। 7 1 जा 7 तो 5 से बड़ा हो रहा है। एक काम करते हैं, आज हम डिवीजन सीखते हैं। तो आंसर क्या आएगा ऑलवेज? ए। तो जब भी ए लेस देन बी होगा, जब भी ए लेस देन बी होगा, रिमाइंडर हमेशा ए आएगा, ऑलवेज। तो रटें क्यों हम? ये तो रहा एग्जाम्पल हमारे सामने, रटें क्यों? इसको कुछ स्टूडेंट ऐसा फॉर्मूला भी रटते हैं, जब भी ए लेस देन बी होगा ए मॉड भी ए आएगा। ये रटने वाली चीज तो मेरे को नहीं लग रही। रटें क्यों हम? हमारा तो फंडा वही यूज हुआ कि 7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ नंबर 5 के लेफ्ट में आए और नियरेस्ट आए। फंडा तो एक ही फंडा यूज हो रहा है हर डिवीजन में, चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे एक पॉजिटिव हो या ना हो। अब बुक अभी बंद ही रहेगी, बुक अभी नहीं खोलनी है। एग्जाम्पल 1 के पार्ट मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, हम बुक खोलकर उनको मैच करेंगे, बुक नहीं खोलेंगे। क्योंकि जब मैं कहती हूँ रजिस्टर से हाइड कर लो तो आधा अधूरा दिख जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1। और एक और बात, इन्होंने ये जो मैं ये डिवीजन कर रही हूँ ना, तो आप लोगों को लग रहा होगा क्या ये बच्चों वाला डिवाइड कर रही है। इन्होंने, इतने बड़े राइटर ने फेयर में डिवीजन किया है सारे पार्ट्स का, तो आप राइट हैंड साइड डिवीजन कर लो। इन्होंने तो बीच में पहले डिवीजन किया फिर आंसर लिखा। दूर से डिवीजन देख लो, बस आंसर नहीं देखने। 21 मॉड्यूलो 2, आप डिवीजन के लिए स्पेस आप सारे एक साथ मत कॉपी करना, 1 से शुरू हो जाओ, डिवाइड करो, आंसर प्लीज सही लिखना। 5 -8 मॉड्यूलो 5, 9 + 23 मॉड्यूलो 12, 8 × 7 मॉड्यूलो 6, 3 मॉड्यूलो 10, 12 मॉड्यूलो 4। 6 पार्ट है एग्जाम्पल 1 के, 6 के 6 पार्ट करेंगे और मैच करेंगे। देख बेटा, मस्त चल। हाँ, 9 + 23 मॉड्यूलो 12, और ये -8 था। पहले इन्हें ऐड कर दो, उसके बाद डिवाइड कर दो, पहले मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद डिवाइड कर दो। शैल वी प्रोसीड, आगे बढ़े। नेक्स्ट सब टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। कॉन्ग्रुएंस, जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने की शर्तें होती थी, SAS, RHS, SSS। तो दो नंबर किसी मॉड्यूलो में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, अभी आएगी बात समझ में। पहले इसका बेसिक लिखेंगे बेटे। लेट A एंड B, ये एंड है, पढ़ पा रहे हो? लेट A एंड B बी टू इंटीजर्स एंड n be an integer greater than 1, then A is said to be congruent to B modulo n। A B के कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो n कब कहलाएगा? इफ एंड ओनली इफ
n divides the difference of a and b, that is a b के कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएगा if there exists an integer lambda, अभी समझ में आ जाएगा, वरी मत करना, such that a minus b is equal to lambda n. Example 37 is congruent to 12 modulo 5. अब समझते हैं, ये इतने बड़े पैराग्राफ में इतना सारा ये क्या लिख दिया। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ट्रिपल डंडे लगा दो। तब नोटेड। करूं एक्सप्लेन क्या मतलब है कॉन्ग्रुएंट का? इसमें ए बी एन कौन है? कौन ए है, कौन बी है, कौन एन है? ए 37, बी 12, एन 5। सोनाक्षी अब यदि कॉपी करना रह रहा है ना तो सुनो, अब है ना, बोल रहे हैं तो सुनो। सभी सब्जेक्ट में कॉपी तो हो ही जाएगा, टीचर कॉपी करवा के ही रब करेगा, लेकिन टीचर का जो बोल रहे हैं ना वो छुट ना जाए। ए एंड बी 37 और 12 की बात हो रही है और एन है 5 और ये 1 से बड़ा होना चाहिए, मॉड्यूलो 1 नहीं मिलेगा आपको कभी भी। ये एन जो है ये 1 से बड़ा ही होना चाहिए। ए बी के कॉन्ग्रुएंट 37 12 के कॉन्ग्रुएंट तब माना जाएगा यदि और यदि, इफ एंड ओनली इफ n divides the difference of a and b. What is their difference? And 25 is divisible by 5. 5 का मल्टीपल है। सच ए बी के कॉन्ग्रुएंट तब माना जाएगा जब ए और बी का डिफरेंस इस n का मल्टीपल हो, इस n का मल्टीपल हो। ये लैम्डा कोई इंटीजर है, जैसे यहाँ पे लैम्डा कितना हुआ, वो चांस की बात है बेटा, दोनों 5-5 हो गए, चांस की बात है। यानी इन दोनों का डिफरेंस यदि इससे डिविजिबल है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। कोई और एग्जांपल लेते हैं, चलो चलो कोई और एग्जांपल लेते हैं। आप बताओ, आप बताओ 40 किसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है मॉड्यूलो 7? सोचो 40 किसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है मॉड्यूलो 7? इन दोनों को घटा के 5, वेरी गुड 5, इन दोनों को घटा के 35 आया, 7 का मल्टीपल। क्या इस फिल इन द ब्लैंक्स का एक ही आंसर पॉसिबल था? और कोई आंसर बोलो। 12, मैं जरा चेक कर लूं। 40 माइनस 12, 28 इज अ मल्टीपल ऑफ। अब आ गया होगा समझ में कि कौन से दो नंबर कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉड्यूलो इस नंबर के, जी इन दोनों का डिफरेंस उसका मल्टीपल होना चाहिए। दूसरी भाषा 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, या क्या कह सकते हैं दूसरी भाषा में, 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0, जिसको हिंदी में बोलते हैं 7 से पूरा कटना चाहिए, रिमाइंडर 0। अब एक और इसकी परिभाषा है, एक और तरीका है जज करने का 40 और 12 क्यों कॉन्ग्रुएंट है। ये दूसरा तरीका लंबा है तो इसलिए सब यही तरीका देखते हैं, इन्हें घटा के 7 का मल्टीपल, इनको घटा के चाहे नेगेटिव भी आ रहा हो, एक मिनट एक मिनट, ऐसे भी लिख सकते हैं 40 से बड़ा नंबर बताओ जरा 40 के कॉन्ग्रुएंट, 40 से बड़ा। तो इनका डिफरेंस कितना आया, -7। -7, 7 का क्या हुआ, 7 इंटू -1, लैम्डा नेगेटिव हो सकता है। तो आप ये मत सोचिएगा डिफरेंस पॉजिटिव ही आना चाहिए,
ठीक है। अच्छा, मैं क्या समझा रही थी, दूसरा तरीका कॉन्ग्रुएंसी, एक तरीका और है कॉन्ग्रुएंसी देखने का। देखो बेटे ध्यान से, 40 को 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा, 5 को भी 7 से डिवाइड करो, 5 छोटा है 7 से तो सबको पता है, रिमाइंडर विल बी सेम। यदि हमने इन दोनों नंबर को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर विल बी सेम। आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी लिखना, 12 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर विल बी सेम, रिमाइंडर विल बी सेम। तो कॉन्ग्रुएंसी की दोनों चीजें समझो। क्या दोनों चीजें समझो? कौन से दो नंबर कॉन्ग्रुएंट होंगे? जिनको सब्ट्रैक्ट करके उस एन का मल्टीपल होना चाहिए। दूसरा तरीका, उन दोनों को उस एन से डिवाइड करके रिमाइंडर सेम आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चल कॉपी करो, एग्जाम्पल्स तो कॉपी करना बनता है। दोबारे पूछ लो। अब देखो बेटे, पहले ही दिन तो यदि आपने घर जाके ये सारा रिवाइज कर लिया, रिपीट कर लिया, तो कल आप बहुत कॉन्फिडेंस से आओगे। होमवर्क आज बहुत कम मिलेगा। होमवर्क में समझो ये हमें रिवाइज करना है सारा, जितना भी आज पढ़ाया गया। प्लीज मेक इट अ हैबिट कि घर जाके रिवाइज करेंगे ही, चाहे रात को चाहे अर्ली मॉर्निंग, कभी भी। अब इसके ऊपर जो मैं एग्जाम्पल कराऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। जब आप सैंपल पेपर्स करोगे तो वो आपको बार बार रिपीटेड मिलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड रब कर लूं। एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है चेहरों पे, मुश्किल लगा ये बहुत कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होके आएगा। जिसके पास बुक ना हो शेयर कर लो। बेटा बुक खोलने को खरीदी ना। एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा मैम, आपने ही तो बंद करवाई थी। देखो अब जरा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक्स की वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज। अच्छा, अब एक वैल्यू क्यों नहीं मांगी एक्स की? अभी तो आपने देखा कि 40 के कॉन्ग्रुएंट 5 भी है, 12 भी है, 47 भी है। क्या तीन ही आंसर हैं? कितने होंगे? इनफाइनाइट आंसर होंगे। 7 के मल्टीपल खत्म हो जाएंगे क्या? नेगेटिव में भी होंगे, पॉजिटिव में भी होंगे, इनफाइनाइट आंसर होंगे। तो इस एक्स का एक आधा आंसर नहीं आएगा, इस एक्स के बहुत सारे आंसर आएंगे। अब चलो लॉजिक बताओ, क्या लॉजिक है एक्स की वैल्यू पता करने के लिए? एक्स और 12 का डिफरेंस, एक्स और 12 का डिफरेंस 5 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा। तो एक्स की वैल्यू 12 प्लस 5 लैम्डा होगी। देयरफॉर एक्स कैन टेक द वैल्यूज। अब बहुत सारी वैल्यूज लिखनी है मुझे, तो सुनो। लैम्डा कौन है? क्या किस पे मैंने अंडरलाइन करा था? लैम्डा क्या है? इंटीजर। जीरो से शुरू हो जाओ। लैम्डा 0 तो एक्स की वैल्यू 12, लैम्डा 1 तो एक्स की वैल्यू 17, लैम्डा 2 तो एक्स की वैल्यू, क्या नोटिस कर रहे हो? 5 5 5 ऐड होता जा रहा है, क्योंकि 5 के नेक्स्ट मल्टीपल कब मिलता है 5 का? जब उसमें 5 ऐड हो जाए। तो 5 ऐड कर दो, 27। एंड द प्रोसीजर कभी एंड नहीं होगा। इधर आ जाओ, -1, लैम्डा को -1 भरो, लैम्डा को -2 भरो, लैम्डा को -3 भरो, 5 5 रिड्यूस कर दो, एंड द प्रोसीजर विल गो ऑन। अब एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन जब भी बोर्ड में आया, बच्चे का आंसर जो मेरा आंसर है वो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर होता है। वो क्वेश्चन में सेट वर्ड पढ़ते ही नहीं। अंडरलाइन करो, सेट वर्ड है क्वेश्चन में, SET। क्या पढ़ाता है 11th में? कौन होता है सेट? सेट कौन होता है? सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग
कर्ली ब्रैकेट्स, उन्होंने वैल्यूज का सेट मांगा है। देखो यदि मैं क्वेश्चन में से सेट वर्ड काट दूं, एक्स की वैल्यूज बताओ, फुल मार्क्स। बता तो दी एक्स की सारी वैल्यूज, सारी कोई बताऊंगी, 100 नहीं तो लगाऊंगी। लेकिन यदि मैं क्वेश्चन में सेट वर्ड ऐड कर दूं, एक्स की वैल्यूज का सेट लिखो, तो क्या कंपलसरी है? कर्ली ब्रैकेट लगाना बेटा, नंबर गए वरना। और यहाँ पे क्या लिख दूं? सेट ऑफ द वैल्यूज एक्स कैन टेक। ये तो बहुत गंदी इंग्लिश हुई, सही सेंटेंस बोलो। क्या वर्ड लिखूं, क्वेश्चन में से निकाल लो। सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द एक्स सेटिस्फाइंग। ओ भाई, रिक्वायर्ड वर्ड सबसे बढ़िया होता है जब प्रोबेबिलिटी में क्या लगा देते हो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड वर्ड लगा दो। रिक्वायर्ड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, रिक्वायर्ड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज, लो भाई सेट लिख दिया। यदि वैल्यूज मांगी होती तो कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे तब नंबर कटेंगे। तो प्लीज मेरे कहने से क्या ध्यान से पढ़ लेना, वैल्यूज ऑफ एक्स मांगा है या वैल्यूज का सेट मांगा है, होंगी यही वैल्यूज एक्स की अनगिनत। अरे हाँ, एक बार क्वेश्चन आया था, एक्स की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू बताओ, बच्चे सारे लिखाए, फिर आधा नंबर कट गया। एक्स की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू बताओ, 2। केवल एक आंसर देना था, 2। सारी आंसर देने के बाद दे दो ना कि द सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। नेगेटिव वैल्यू तो सबसे छोटी मांग ही नहीं सकते, क्यों? कैसे पता लगाओगे सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू? कहीं रुकेंगे ही नहीं ना। तो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू ही मांग सकते हैं, सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू भी नहीं मांग सकते। तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। मुश्किल तो नहीं लगा? यही लॉजिक यूज किया कॉन्ग्रुएंट का। क्या लॉजिक यूज किया? इन दोनों का डिफरेंस विल बी अ मल्टीपल ऑफ एन। यहाँ एन कौन है? 5। चलो इसको डाइजेस्ट करो बिल्कुल अच्छे से, सेट और जो मैंने बोला है। ओहो, बुक बुक खोलो बुक। एग्जाम्पल 2 का लास्ट स्टेप देखो। ये पता है क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है ना। मैंने लिखा आंसर रोस्टर फॉर्म में, इन्होंने रोस्टर फॉर्म भी दे दिया, सेट बिल्डर फॉर्म भी दे दिया। चलो सेट बिल्डर फॉर्म में भी, एग्जाम में कंपलसरी नहीं है, मैं क्यों लिख रही हूँ बोर्ड पे, यदि एग्जाम में आ गया सेट बिल्डर फॉर्म में तो। वैसे अभी तक तो आया नहीं, 5 सालों से पेपर देख रही हूं मैं। एक्स सच दैट एक्स होगा 12 + 5 लैम्डा, और लैम्डा होगा एक इंटीजर। ये तो बिलोंग्स टू तो याद ही होगा, सारा 11th का है। लैम्डा सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म है इसी की। कैसे बनाई ये रोस्टर फॉर्म? 12 में 5 के मल्टीपल जोड़े, लिख लीजिए। लेकिन आज तक एग्जाम में ये नहीं कहा आंसर शुड बी इन सेट बिल्डर फॉर्म, आज तक भी नहीं कहा कि आंसर शुड बी इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा एक चीज नोटिस करना जरा, एग्जाम्पल 2, 3, 4 में, 2 में ए मिसिंग है, ये वाली डिजिट मिसिंग है। 3 में शायद एम, ये मिसिंग है एन। और 4 में शायद ये वाला नंबर मिसिंग है ना। तो जिन जिन क्वेश्चंस में ये दो मिसिंग है उनका तो पैटर्न यही होगा, बट जिसमें ये ही मिसिंग है एन, उसका करने का तरीका अलग होगा। तो 3 का तरीका इससे थोड़ा सा अलग होगा। चलो 3, तो बढ़ू आगे या रुक जाऊं? एग्जाम्पल नंबर 3, 147 3 के कॉन्ग्रुएंट कौन से मॉड्यूलो पे है? अब इस एम के भी बहुत सारे आंसर होंगे, 2 3, इनफाइनाइट तो नहीं होंगे, बट एक नहीं होगा, बहुत सारे आंसर होंगे। चलो भाई, करने का तरीका वही है। क्या? 147 - 3, लैम्डा मत यूज करो, इनकी तरह लिखो, इज, इनका डिफरेंस एम से पूरा कटेगा। इंग्लिश में कैसे लिखूं एम से पूरा कटेगा? डिविजिबल बाय एम। लैम्डा मत यूज करना जब एम मिसिंग हो। अच्छा, इनका डिफरेंस हो गया 144, एम से कटेगा। अब वो सारे नंबर लिख दो जिन जो 144 को काटते हैं मतलब रिमाइंडर 0। चलो बोलना शुरू करो, बिना बुक में देखे बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। रिक्वायर्ड वैल्यू, क्योंकि अब ये क्वेश्चन हो गया छोटी क्लास का, हमें वो नंबर ढूंढने हैं जो 144 को काटते हैं।
वन से क्यों नहीं किया शुरू, वन भी तो काटता है। एन इज ग्रेटर देन वन, क्या पढ़ाया था उस बड़े से पैराग्राफ में, क्या लिखा था? एन इज ग्रेटर देन वन। यहाँ बहुत लोग लिखते हैं वन, बट हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, थ्री से भी कटता है। आप बोलो, फोर से भी कटता है? कट तो रहा है। लास्ट डिवाइजर क्या होगा? खुद 144। उसके बाद नहीं मिलेंगे आंसर, तो इनफाइनाइट आंसर नहीं होंगे, बहुत सारे आंसर होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। भरवाओ फिल इन द ब्लैंक्स। आप ढूंढ लो, ढूंढ के बोल देना, बट बुक की हेल्प नहीं। 6 डिवाइड करके मैं बोला हुआ लिख रही हूं एकदम। 8 भी, 12, 16, नहीं सोन नहीं लगने का, सोन नहीं लगने का। 18 भी है। जिनको दिक्कत आ रही है उनके लिए मदद कर रही हूँ एक चीज। ऐसे मल्टीपल देख लो, 2 2 जा 4, 8, 2 3 जा 6, 2 3 3 जा 9, 2 जा 18, मिल गया। 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो इस तरह चांसेस, मतलब जो कोई छुट रहा होगा तो वो भी मिल जाएगा ये रफ वर्क से। 18 मिला एक, और कोई मिला? जैसे 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 2 जा 36 मिला एक, है ना? मिल रहे हैं ना? अब देखो, हाँ बिल्कुल। अब जैसे ये है, ये 436 जाए, 6 क्या जाए, 624 जाए, तो 24 छुट गया। 6 × 24 था ना 144, 6 को 144 से डिवाइड किया तो 24, तो 24 भी तो फैक्टर में ही जाएगा। तो इस तरह कोई भी छुटे ना। मुझे नहीं पता सारे आ गए क्या। 72, 72, 48, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 48 नहीं लिया इन्होंने, 48 गलत बोला बेटा आपने। देखो 48 गलत है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक और गलत है हमारा। इनके तो 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे 13 हो रहे हैं। कटवाओ, कोई गलत लिया आपने? मैंने, जिसने भी। 16 रॉन्ग है। तो वेराइटी देख ली ना, वेराइटी ये ज्यादा इजी है क्योंकि लैम्डा को पुट करते चले गए। इसमें कोई छुटने का चांस है, छुटे ना तो अच्छा है। सारे डिवाइजर लिखने हैं 144 के, जितने नंबर भी 144 को कंप्लीटली डिवाइड करें। अब 5 फिर इसके जैसा हो जाएगा, 5 कह रही हूँ, सॉरी 4, क्योंकि 4 में इन दोनों में से एक मिसिंग है। अच्छा अब ये बताओ, मैं 4 करवा लूं क्या? ट्यूशन तो नहीं है किसी की? 4 के आगे कल करेंगे। अच्छा, ये टॉपिक 4 पे खत्म है, आगे नया टॉपिक है। और होमवर्क लिखिए। क्या लिखे होमवर्क? ओनली क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट, क्योंकि आगे जो है वो अभी हमने नहीं पढ़ा। क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट, एंड 14 15 16, 14 15 16 क्वेश्चन 1, और 14 15 16 बेटा ये है जो अभी हम कर रहे हैं। 16 क्या? 16 से कट रहा है तो 16 किसने कटवाया? और बुक में 16 नहीं है, और 16 से रिड्यूस हो रहा है 144, तो इसका मतलब बुक के आंसर गलत हुआ। बुक का आंसर गलत हुआ। 13 मल्टीपल है, बुक ने 12 दे रखे हैं। ठीक है, तो हम सही है। बुक में ऐड कर लो 16। 16 क्या जा? 9 जा, बिल्कुल। हाँ जल्दी बोलो, फोर्थ करा दूं क्या? फटाफट कर लेते हैं फोर्थ, क्योंकि एक एग्जाम्पल क्यों छोड़ा एक टॉपिक का कल के लिए। चलो मुझसे पहले शुरू करो फोर्थ, उसके बाद छुट्टी। और ले, हम इतना देख रहे हैं, 4 2 बैठे तो हैं यहाँ, तो 16 तो फैक्टर होगा ही होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, लास्ट एग्जाम्पल फॉर द डे। अब की बार इधर वाला नंबर मिसिंग है, और फिर दोबारा सेट वर्ड है।
तो फिर दोबारा सेट वर्ड है तो इट मींस कर्ली ब्रैकेट में आंसर देंगे। सबको आता है, हो जाओ शुरू। इन दोनों का डिफरेंस 7 का मल्टीपल, x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x आर, अच्छा सेट ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x इज, सेट के लिए इज आएगा। चलो शुरू करो। 0 भरा तो 39, 1 भरा तो अब उधर मत जाना, सब्ट्रैक्ट होगा, इधर आएगा 1 भरने से। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाह रहे हैं। 1 भरने से 32, -1 भरने से 7 ऐड होगा 46। अब थोड़े से उधर के नंबर भी लिख दो बेटा, थोड़े से इधर के नंबर भी लिख दो। अब यदि कोई कहे सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, तो थोड़ा टाइम लगेगा ढूंढने में, थोड़ा टाइम लगेगा ढूंढने में सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर। इन्होंने तो ऑर्डर असेंडिंग, मतलब इन्होंने ऐसे लिख लिखा है, उल्टा ऑर्डर। अच्छा ये भी करेक्ट क्यों है? क्या पढ़ा था सेट में? सेट में असेंडिंग डिसेंडिंग कोई मायने नहीं रखता। बस 5-6 वैल्यूज देके दोनों तरफ सोन लगा दो, क्योंकि इंसान इनफाइनाइट वैल्यूज तो चाह के भी नहीं लिख सकता बेटे, सोन तो लगाना पड़ेगा दोनों तरफ। और इसमें इनफाइनाइट आंसर नहीं होंगे, इसमें गिनती के आंसर होंगे। तो आपने 3 वैरायटी की है, 3 नंबर में से एक एग्जाम्पल में ये मिसिंग है, एक एग्जाम्पल में ये मिसिंग है, और एक एग्जाम्पल में ये मिसिंग था। तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप प्लीज कर दीजिएगा। पीरियोडिकल 1 में भी मिलेगा इस टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है ये। चल आज के लिए इतना ही, कल आगे। और होमवर्क बस इतना सा है, और ये सारा पढ़िएगा जितना आज पढ़ाया है, दोबारा पढ़िए। थैंक यू।